नमस्कार दोस्तों, कामयाब टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम 10वीं क्लास के मैग्नेटिक फील्ड एंड इफेक्ट की जो 12 मिनट की वीडियो थी उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम इस यूनिट को ख़त्म करने वाले हैं। लगभग इस यूनिट से 7 से 8 नंबर का प्रश्न साइंस में पूछे जाते हैं और यह सभी कंपटीशन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसमें आप सबसे पहले टेक एक कार्डबोर्ड, सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लेंगे। सॉरी, इसमें स्याही थोड़ी ज़्यादा गिर गई है। ये कार्डबोर्ड ले लिया। ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। ये क्या है? ये है कार्डबोर्ड। अब ये कार्डबोर्ड के अंदर हमने एक वर्टिकल वायर गुजार देते हैं। वर्टिकल वायर है। ये क्या है? ये है वर्टिकल वायर। टेक ए कार्डबोर्ड एंड पास ए वर्टिकल वायर। और इस वायर को आप कनेक्ट कर देते हैं विद की ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, की के साथ। जैसे इसे आप जोड़े, देखो यहाँ पर हम की मान लेते हैं। एक मिनट, ये शायद इसमें थोड़ी स्याही ज़्यादा गिर गई है, साफ कर लेता हूँ। हाथ खराब कर दिया इसने। ठीक है, तो इसे की के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं की। देखिए ये हमारे पास है, ये ऐसे ये की होगी। यहाँ पर ये की है और ये हमारे पास बैटरी है। तो सबसे पहले हम क्या करने हैं? टेक ए कार्डबोर्ड ए वर्टिकल वायर पास थ्रू देम एंड कनेक्ट विद बैटरी विद की। ठीक है, उसके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइन हमारे पास ऐसी लाइन बनेंगी। वो नहीं कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये है, ये हमारे पास करंट है। यहाँ से करंट ऐसे बहेगा, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ बहता है करंट, ये ऐसे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट कंडक्टर। सबसे पहले क्या होगा? टेक ए कार्डबोर्ड एंड ए वर्टिकल वायर इज पासिंग थ्रू देम एंड कनेक्ट विद द बैटरी विद की के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इस जोड़ेंगे तो इसमें लाइन लिखनी है, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिखना है। थोड़ा ध्यान से। 5 नंबर का टॉपिक सीधा 5 नंबर का आता है। अराउंड, किसके अराउंड होता है? अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर आर कोसेंट्रिक सर्कल with the conductor at the center। देखिए, जब इसमें हम कोसेंट्रिक, ये देखिए ये है कोसेंट्रिक, ये लाइन, ये कोसेंट्रिक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं इसके चारों तरफ। कोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर होता है, इसलिए कोसेंट्रिक कहते हैं। विद सेंटर के साथ एक ही सेंटर होगा। उसके बाद हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते जाने हैं, आपको लिखनी है। पहला पॉइंट जो ये है, ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। यहाँ से सीधा कंपटीशन में प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 लाइन का प्रश्न आ सकता है। 5 नंबर का तो ये आएगा। तो इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए, मैं लाल पेन से इसलिए लिख रहा हूँ आपको स्पष्ट दिखे, और क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए, जब इसमें से करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन जाता है। देखिए ये करंट हमारे पास देख रहे हो, यहाँ पे मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ। ये करंट डाउनवर्ड जाता है, तो तब ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लॉकवाइज। ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसे थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, ये लाइन। ठीक है, जब करंट फ्लोइंग डाउनवर्ड, तो करंट जब उल्टा बहता है तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो दिशा होती है वो क्लॉकवाइज हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड वाइस वर्सा का मीन्स होता है जब करंट हमारे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। हमें कहेंगे जब फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक लाइंस की दिशा हो जाती है वो कैसे हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है,
तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सीधा 5 नंबर का लिखोगे तो आप यहीं से ऐसे ही लिखोगे, सीधा 5 नंबर का आएगा भाई, ये पक्का वादा बिल्कुल आएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ फैक्टर हैं, इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो इसके फैक्टर हैं कुछ, किस किस पे डिपेंड करता है फैक्टर। तो क्या क्या फैक्टर होंगे, तो किस किस पर निर्भर करेगा। नंबर 1 पहला डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। पहला फैक्टर होता है करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर, थ्रू कंडक्टर, याद रखना है, थ्रू कंडक्टर पहला फैक्टर हमारे पास आता है जब इससे करंट बहेगा। तो ये क्या होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये हमारे पास मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब आपको अगर जानना है तो V क्या है, तो हमारी 12 मिनट की एक वीडियो है, उसे भी देखना, पहला पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये V क्या है, ये है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, जब करंट, याद रखिए जब करंट इंक्रीज होता है तो यहाँ पर कुछ फैक्टर इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ये करंट है, करंट जब इंक्रीज होगा, यहाँ मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, तो हमारे पास में जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आल्सो इंक्रीज होती है। पहला फैक्टर ये हो रहा। तो दूसरा फैक्टर है हमारे पास, इसका दूसरा फैक्टर होता है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। तो हमारे पास दूसरा है डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये दूसरा फैक्टर ये होता है डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती हैं तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस घटती है, याद रखना है। जब डिस्टेंस बढ़ती है दो कंडक्टरों के बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो स्ट्रेंथ होती है वो घटती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास निकलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहीं पे, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द स्टेट कैरिंग कंडक्टर। क्या निकल के आता है, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास फॉर्मूला निकलता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद है हमारे पास V बराबर, तो हमारे पास रिजल्टेंट फॉर्मूला निकला V बराबर म्यू नॉट I 2πr इंटू टी, 2πr इंटू टी। इसमें क्या है ये आपको बता चुका हूँ, ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये है करंट, ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास टेस्ला है जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यूनिट होती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलेगा। क्वेश्चन निकलता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रोड्यूस बाय, याद रखनी इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये पेन नहीं चल रहा है शायद, दूसरा ही चेंज कर लेते हैं। फ्रॉम, याद रखिए मैं थोड़े से यहाँ पे ये लिख देता हूँ, फ्रॉम किससे करेंगे, ये क्या आ जाता है मैक्सवेल राइट हैंड रूल्स। यहाँ लिख देते हैं मैक्सवेल राइट हैंड रूल्स, याद रखना है। जो स्ट्रेट कंडक्टर के करंट कंडक्टर होता है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा है वो किससे निकाली जाती है, वो निकाली जाती है मैक्सवेल हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास में एक राइट हैंड है, ये देख रहे हो आप, कैमरा की तरफ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल। ये राइट हैंड है, जो हमारा थम्स होता है, ये वाला थम्स, ये थम्स है वो डायरेक्शन करेगा किसकी तरफ, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट की दिशा को दर्शाता है। और जो हमारे पास ये फिंगर है, ये फिंगर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगी। तो ये क्या होता है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल के बारे में बताएगा। इससे थम्स कैन बी डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन टू फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारी फिंगर्स होती हैं, जो फिंगर होती हैं वो क्या करती हैं, वो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगी, जो कैसी होंगी, सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देती हैं। ऐसे हम बना सकते हैं चित्र में, ये हमारे पास है ऐसे, ये हमारे पास फिंगर हैं,
ये फिंगर है और ये हमारे पास अंगूठा हो जाता है ये। तो ये क्या है, ये थम्स है, ये थम्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा। और ये क्या है, ये हमारे पास फिंगर है, ये मैग्नेटिक लाइंस को प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारे पास मैक्सवेल राइट हैंड रूल्स भी हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, अगला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगला जो टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर वायर। ठीक है, ड्यू टू सर्कुलर वायर, ड्यू टू सर्कुलर वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकाली जाती हैं, ये जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीधा 3 टॉपिक है इससे, जहां से 5 नंबर का प्रश्न 100% आने वाला। पहला मैं आपको करा चुका हूं, अब हम दूसरा कराने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो इसमें कुछ नहीं है, सब एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं। ये देखिए हमने फिर एक अगेन कार्डबोर्ड लिया, ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर फॉर्म में ले लेते हैं। ये ले ली, ये सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो कार्डबोर्ड पर ऊपर रख देती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टेकन एंड बैंड विद कॉपर वायर आर टेकन ऑन द कार्डबोर्ड पर रख दी। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिए। टेक ए सर्कुलर कॉइल, तो आप क्या करते हैं इसमें, टेक ए सर्कुलर कॉइल, इसमें सर्कुलर कॉइल ली गई, ले ली, ये हमारा सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, बिल्कुल। बैंड विद कॉपर वायर, तो किससे जोड़ दिए, ये जोड़ देते हैं। देखिए ये सर्कुलर वायर को हम बेंड कर देते हैं, ये देखिए ये जोड़ दी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। जोड़ने के बाद ये जोड़ दिए हैं यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर कंपास है। ठीक है, जोड़ दिए हैं। पुट ऑन कार्डबोर्ड, और कहाँ रख दिए, पुट ऑन कार्डबोर्ड, और ये कहाँ रख दिए, कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिए हैं। देखिए ये रख दिए। ठीक है, और ये किसके साथ जोड़ दिए, ये हमारे पास फिर अगेन की, और ये की लगा दी, और ये हमारे पास बैटरी लगा दी, इसके साथ जोड़ दिए। ठीक है, ओके, जोड़ दिए। फिर यहाँ तक समझ में आ गया। तो वैन जब इसमें से वैन करंट फ्लोविंग थ्रू देम, जब इससे करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस अराउंड। ठीक है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं विद किसकी सहायता से, विद दी हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास की सहायता से बन जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, नियर ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट पर, ठीक है, ऑफ वायर आर सर्कुलर, प्रत्येक सेगमेंट पर कैसी हो जाएंगी, सर्कुलर हो जाएंगी, ऐसी सर्कुलर। तो इसे सर्कुलर हो जाती हैं। एन कोसेंट्रिक सर्कल, मतलब एक ही सेंटर बन जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, नियर द सेंटर के नियर क्या होती हैं, स्ट्रेट होंगी। ठीक है, स्ट्रेट होती हैं, सेंटर के जो सभी पे यहाँ पे स्ट्रेट होंगी। ओके, स्ट्रेट लाइन होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, एंड यूनिफॉर्म टू द प्लेस ऑफ कॉइल। तो ये हमें शो कर देते हैं, इसे लाल पेन से शो करते हैं। ये देखिए ये परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये होता है टेक ए सर्कुलर कॉइल बैंड विद द कॉपर वायर पुट ऑन द कार्डबोर्ड व्हेन करंट पासिंग थ्रू देम एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस राउंडेड विद द हेल्प ऑफ कंपास। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ईच सेगमेंट ऑफ वायर आर द सर्कुलर होंगी और कोसेंट्रिक होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स ऑफ नियर द सेंटर आर स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म टू द प्लेस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो थोड़ा सा अटपटा सा है पर इम्पोर्टेंट है यार, जब अटपटा सा जब तो इम्पोर्टेंट है। और इसके फैक्टर है, इसके फैक्टर लिखते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, स्ट्रेट होंगी, याद रखना। ये लाइन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जल्दी, टाइम कम है, जल्दी कर देते हैं। फैक्टर देखिए किस किस पे डिपेंड करता है, इसके फैक्टर ये किस किस पे निर्भर करती है। पहला वही है, डिपेंड अपॉन करंट पर,
पहला करंट पे डिपेंड करेगी, करंट पर। दूसरा डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। और तीसरा डिपेंड करेगी हमारे पास में नंबर ऑफ कॉइल पर। किस पर? नंबर ऑफ टर्न कह सकते हैं, सॉरी कॉइल नहीं, टर्न। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या होता है, करंट पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करंट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होगी, और नंबर ऑफ कॉइल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न होगी। तो इसमें क्या होता है, जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो इंक्रीज। जब हमारे पास डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होती है। जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ता है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आल्सो इंक्रीज होगी। याद रखना, ये फैक्टर हो जाते हैं। तो द मैग्नीट्यूड जो हमारे पास करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल क्या निकलता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ, तो जो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तो लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल क्या निकल के आता है। तो याद रखें ना, रिजल्टेंट जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये हमारे पास निकल के आता है फॉर्मूला, रिजल्टेंट फॉर्मूला हमारे पास, ये सॉरी 2r है, पाई नहीं है, 2r है। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। तो अब हम अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बता रहा हूँ आपको 5 नंबर का 100% आएगा। वीडियो को आप अंत तक देखें, और आपको लगता है इसी वीडियो से, आज की वीडियो से लगभग आपके 7 नंबर पक्के मिल जाएंगे। देख लो, आप किसी भी प्रकार का प्रीवियस मॉडल टेस्ट पेपर देख सकते हो, उसमें एक क्वेश्चन मिलता है। अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सोलेनॉइड ठीक है। तो सोलेनॉइड के बारे में बात की जाए तो सोलेनॉइड होता क्या है पहले तो ये क्या होता है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल होती है, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल, एक लंबी सिलेंड्रिकल कॉइल होती है। इस प्रकार की आप देख सकते हो, ऐसे एक कॉइल होती है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटिंग वायर ऑफ ए आयरन, ठीक है, ऑफ ए आयरन प्लेस। इसमें क्या करते हैं, प्लेस एक आयरन इसके अंदर इनसाइड द हॉलो ट्यूब। कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने क्या लिया, ये हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ली, एक लॉन्ग सिलेंडर लिया, इसके अंदर हमने क्या रख दिया, एक आयरन की रॉड इसके अंदर रख दी, और इस पर नंबर ऑफ कॉपर वायर के क्या कर दिए, टर्न कर दिए। ये देखिए, ये नंबर ऑफ कॉपर वायर के टर्न कर देते हैं, और उसे किससे जोड़ देते हैं, उसे जोड़ दिया जाता है एक बैटरी से, ठीक है। ये किससे जोड़ दिया, उससे एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। और जब इसमें से करंट गुजरता है, ठीक है, तो लिखेंगे करंट इज पासिंग, ये आई मतलब करंट है, पासिंग थ्रू एक कॉइल लिख सकते हैं, ठीक है, एक कॉइल से गुजरता है। तो टू प्रोड्यूस, तो क्या बनेगा इसके चारों तरफ, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए कॉइल। इसके चारों तरफ क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र बनता है इसके चारों तरफ, यहाँ पर ऐसे ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ऐसे शो कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ऐसे। इसके चारों तरफ क्या बनना जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है। तो करंट फ्लो इन ईच सर्कुलर, तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, आर प्रोड्यूस यूनिफॉर्म। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनिफॉर्म। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसमें यूनिफॉर्म होता है एट ईच
पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यूनिफॉर्म बनता है। इंपोर्टेंट याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और जो हमारे पास इस सोलेनॉइड का ये एक वन साइड है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वन साइड, एक साइड कंसिस्ट ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का जो एक हिस्सा होता है वो क्या माना जाता है, नॉर्थ, याद रखिए नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ माना जाता है, नॉर्थ पोल माना जाता है। और इसमें जो करंट होता है, ठीक है, करंट इसके अंदर, ठीक है, तो हम लिखेंगे वन साइड ऑफ द कंसिस्ट ऑफ सोलेनॉइड इज नोन एज द नॉर्थ पोल व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन, करंट फ्लोइंग, तो इसमें जो करंट होता है फ्लोइंग इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। मैं इसे लाल पेन से लिख देता हूँ, क्यों इंपोर्टेंट लाइन है भाई, बिल्कुल। तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन याद रखना है। जब करंट इसमें, जब नॉर्थ पोल पर, तो याद रखिए नॉर्थ पोल पर तो जो करंट की दिशा होगी वो एंटी क्लॉक होती है, और अगर जो दूसरी साइड होती है और कंसिस्ट ऑफ द सोलेनॉइड साउथ पोल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। और जो डायरेक्शन होती है करंट की वो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये लाइन जो इंपोर्टेंट है, क्लॉकवाइज साउथ पोल पर तो क्लॉकवाइज होती है, नॉर्थ पोल पर एंटी क्लॉकवाइज होती है, याद रखना है। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, प्रत्येक पॉइंट पे यूनिफॉर्म होती है। यही क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, याद बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट इसके अब आते हैं फैक्टर, इसके क्या आते हैं, फैक्टर। थोड़ा सा और रहेगा, बस थोड़ा सा और है, ज़्यादा 10-1 मिनट की और वीडियो होगी लास्ट। फैक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, ये फैक्टर ऑफ सोलेनॉइड। तो फैक्टर ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड करता है पहले नंबर ऑफ टर्न पर, ठीक है। पहला पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन, पहला पॉइंट है डिपेंड सॉरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करेगा, तो याद रखना है बिल्कुल। ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो डायरेक्ट अपॉन नंबर ऑफ टर्न है, तो वही लाइन हमारे पास जो बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ टर्न बढ़ते हैं, यदि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे मतलब कुंडली ज़्यादा की जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है इसका जो फैक्टर होता है वो होता है करंट पर, करंट पासिंग थ्रू सोलेनॉइड। यदि अब कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो किसके होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जब करंट ज़्यादा होगा, याद रखना है, जब करंट ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी ज़्यादा होगी। और तीसरा निर्भर करता है डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो कोर ऑफ इलेक्ट्रो सोलेनॉइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, याद रखना। कोर ऑफ सोलेनॉइड यहाँ लिख देता हूँ, कोर ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के जो कोर होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, याद रखना है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। और किससे बने होते हैं, ये सॉफ्ट आयरन कोर से बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर से बने होते हैं। पूछे क्यों बने होते हैं, क्यों ये आसानी से मैग्नेटाइज इजीली, याद रखना है, इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, इंपोर्टेंट लाइन है। क्यों बने होते हैं, क्योंकि आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर से बने होते हैं। अब हम लगे लारे में एक बात और कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ लिख देता हूँ यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूज क्या क्या होंगे इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट हॉस्पिटल में करते हैं, दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ जरूर यार, कभी बाद में कमेंट आए। इन हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिकल वेल, टेलीफोन, इसका यूज करेंगे इन हॉस्पिटल, याद रखना है। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिकल वेल, इट यूज इन इलेक्ट्रिकल वेल, घंटी हो जाती है उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। हॉस्पिटलों में आंखों के अंदर कुछ गिर जाता है, कान के अंदर कुछ गिर जाता है तो उसे निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन में, याद रखना है, टेलीफोन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट उठाने के लिए, लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट, याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग कहाँ करेंगे,
इट इज यूज इन हॉस्पिटल, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक वेल, मेकिंग टेलीफोन, इट इज यूज इन द हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, और एक और बता देता हूँ यहीं पर, बार मैग्नेट के उपयोग यहीं पर लिख देते हैं, जगह है तो लिख देते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिकल क्लॉक, इसका प्रयोग हम करते हैं लाउड स्पीकर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्लॉक घड़ियों में, वोल्ट मीटर में इसका प्रयोग किया जाता है, एमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है, ये लिख दिए। तो अगला प्रश्न जो हमारा बनता है वो डिफरेंट बनता है बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया बार मैग्नेट और ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, काफ़ी समय भी बचाना है और इफेक्टिव डाटा भी देना है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो कॉल्ड द टेम्परेरी मैग्नेट, इसे परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है, ठीक है, परमानेंट है। इसकी जो पोलरिटी होती है, पोलरिटी आर नॉट फिक्स, इसकी पोलरिटी फिक्स नहीं होती है, इसकी पोलरिटी फिक्स होती है, याद रखना है, इसकी पोलरिटी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो क्षमता होती है, सॉरी गलत लिख दिया भाई, सॉरी, इसकी जो पोलरिटी होती है वो फिक्स होती है, इसकी पोलरिटी फिक्स नहीं होती, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होती, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होती है, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होती है, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है। ये इसमें डिफरेंट हो गया, ये सीधा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। ये भी सिंपल सा है, कुछ नहीं है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, निपटाते हैं, बिल्कुल निपटा देते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा 5 या 6 मिनट का टॉपिक है, यूनिट ख़त्म, फिर हम कल करेंगे केमिस्ट्री के अगले यूनिट। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, शॉर्ट में बता रहा हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स सिंपल कुछ नहीं है। ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड है, आप इस तरीके से आप अपने हैंड को रख सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें थम्स है, ये मिडल फिंगर है, ये सेंटर फिंगर है, तो 3 फिंगर है, 4 फिंगर। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये 4 फिंगर कहलाती है। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये थम्स, ये 4 फिंगर, ये थम्स हो गया, थम्स, ये 4 फिंगर, ठीक है, और ये मिडल फिंगर लिख दिया। जो थम्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, याद रखना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। जो मिडल फिंगर है वो दर्शाती है डायरेक्शन ऑफ करंट को, ये दर्शाती है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो एडजस्ट यूर लेफ्ट हैंड, 4 फिंगर, थम्स एंड मिडल फिंगर्स। 4 fingers represent the direction of force and middle finger represent the direction of current and middle finger direction and 4 finger direction of magnetic field. 4 finger direction of magnetic field. तो क्या हो जाता है हमारे पास में, क्या होता है, तो एडजस्ट यूर लेफ्ट हैंड, थम्स, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर्स विच आर राइट एंगल ईच अदर, जो एक दूसरे पर राइट एंगल हो, ठीक है। तो द थम्स कैन बी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, 4 फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज क्या होता है। फ्यूज कुछ नहीं है, सिंपल सा है, हमने पिछली यूनिट में बता दिया है किससे बना होता है, याद रखना है। फ्यूज इज मेड बाय द कॉपर और टिन से, याद रखना है, कॉपर टिन से बना होता है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और किसी सर्किट से कैसे जुड़े होते हैं, इतना ही याद रखोगे और कुछ नहीं याद रखोगे। किसकी सर्किट से सीरीज में जुड़े होते हैं, यही प्रश्न पूछे जाएंगे, सीधा प्रश्न। फ्यूज इज मेड बाय द कॉपर एंड टिन से, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी सर्किट से सीरीज में जुड़े होते हैं। और हम घरों में 2 प्रकार के फ्यूज प्रयोग करते हैं, 5 एम्पियर का और 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर का हम डोमेस्टिक वायर में किया जाता है, डोमेस्टिक
वायर में करते हैं, या एप्लियंस कह सकते हैं। एप्लियंस में किया जाता है जैसे फैन, ठीक है, कूलर आदि में करते हैं। इसका 5 इंडस्ट्रियों में किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियों में इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास वायर के बारे में जान लेते हैं। वायर के 3 कलर होते हैं भाई, वायर के 3 कलर हैं। एक होता है रेड, ठीक है, एक होता है हमारे पास में ब्लू, और एक होता है हमारे पास में ब्लैक, ठीक है। जो रेड होता है वो लिव वायर होती है, याद रखना, लिव वायर, ठीक है। जो ब्लू होती है वो हमारे पास में, जो ब्लैक होती है वो न्यूट्रल होती है, याद रखना है, न्यूट्रल, ठीक है। जो ब्लैक होती है वो न्यूट्रल होती है, और जो ग्रीन होती है या ब्लू होती है वो अर्थ होती है, याद रखना है। ग्रीन भी हो सकती है या ब्लू भी हो सकती है, वो कैसी होती है, अर्थित होती है, अर्थित, या ठीक है, ये भी याद रखना है, एक सीधा सीधा प्रश्न। अब हमारे पास आता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारे कोई स्विच है, ये रहा, ये स्विच है। इस स्विच से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, फैन भी कर दिया, इससे हमने टीवी भी कर दिया, इससे हमने एसी भी कर दिया। तो क्या होता है, मैनी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैनी एप्लियंस आर कनेक्ट विद सिंगल स्विच। तो ये हो गया ओवरलोडिंग। सिंपल है, कुछ नहीं है। ओवरलोडिंग का मतलब है एक स्विच से, ये मान चलिए ये स्विच है, इससे फैन हो गया, ये स्विच है, इससे टीवी भी हो गया, इससे कूलर भी हो गया, इससे एसी भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्विच से। तो मैनी अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्ट विद वन स्विच। एक स्विच से, केवल एक स्विच से अनेक यंत्रों को, बिजली के इंस्ट्रूमेंटों को जोड़ देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या है, कुछ नहीं है। शॉर्ट सर्किट भी सिंपल है, यहाँ लिख देते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है। देखो, ये हमारे पास में ये लिव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। लिव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों में क्या आपस में क्या हो जाता है, टचिंग हो जाती है। क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, टचिंग हो जाती हैं। और क्या होती है, स्पार्किंग होती है। क्या होती है, स्पार्किंग, और उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। तो अब आता है हमारे पास में बिजली का काम करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ऑलवेज रिपेयर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेयरिंग द ग्लव्स, ठीक है, याद रखना, हमेशा ग्लव्स पहनकर हमें बिजली का काम करना चाहिए। नंबर 1, डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल वायर या अप्लायंस विद वेट हैंड। गीले हाथों से कभी भी छूना नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। और when the electric short circuit are found in your wire, we take the immediately inform the electrical mains, ठीक है, उसे इन्फॉर्म करना चाहिए, याद रखना, ठीक है। और डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल वायर, कभी भी बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। तो बिजली की क्या कहते हैं, हानि क्या होती है, बिल्डिंगें जल जाती हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और हमें झटका लग सकता है, कई बार मृत्यु का कारण भी हो सकता है। ये बिजली के काम रहे। ये हमारी आज की यूनिट, हम इस यूनिट को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कल केमिस्ट्री की यूनिट लाएंगे, और हमारा मैथ का एक एपिसोड बचा हुआ है, 6.3 एक्सरसाइज बची हुई है, वो मैंने वैसे तैयार कर ली है। बिल्कुल आपको आज शाम को वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 7 से 8 नंबर आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं, यदि आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा हो तो फिर कहता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि कोई गलती है तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो सभी अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए, सभी को फायदा मिले। फ्री में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, उचित है, आप उन्हें पढ़ें, बार बार देखें, नोटबुक बनाएं। जय हिंद, जय भारत।